हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे है तो आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 100 है, तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। मान लिया हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 1500 है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त कितना है, 100 है। मतलब लासा कितना है, 100। लासा कितना है, 100 है। तो कह रहा है दूसरी, तो कह रहा है कि इसका मासा बताइए। तो कह रहा है इनका महत्तम समापवर्तक बताइए। मतलब मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, या ऐसे लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1500। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1500 और हमारा लासा कितना है, 100। लासा है 100 इंटू मासा कितना दिया है, मासा निकालना है हमें, मासा पूछ रहा है। तो ये 100 इधर इंटू में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, अपान में। मतलब 1500 अपान 100 इक्वल टू कितना हो गया, मासा। 100 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 15। तो हमारा मासा कितना निकल के आ गया, 15। मासा कितना निकल के आया, 15। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ प्रारंभ की गई 5 घंटियां क्रमशः 4, 5, 7, 8 और 10 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। 5 घंटियां जो एक साथ प्रारंभ की गई थी वो कितने कितने समय के अंतराल में बज रही हैं, 4, 5, 7, 8 और 10 सेकेंड के अंतराल में बज रही हैं। और आगे क्या कह रहा है कि 5 बजे प्रातः वे एक साथ बजती हैं। क्या कह रहा है, 5 बजे प्रातः, 5 बजे प्रातः वो एक साथ बजती हैं। तो कह रहा है कि अब कितने अंतराल बाद, मतलब कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि घंटियों वाला, जब भी कहीं पे आपको घंटियों वाला क्वेश्चन दिखे, जब भी कहीं पे आपको घंटियों वाला क्वेश्चन दिखे, वहां पे हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी हैं उनका तुरंत हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। जब भी घंटियों वाला क्वेश्चन दिखेगा हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी हैं उनका तुरंत क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका लासा निकालते हैं। ठीक है, तो लासा हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने जा रहे हैं। तो 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 5 कटता नहीं है, ऐसे हो जाएगा 5, ये 7 ऐसे ही रहेगा, 8 कट जाएगा, कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 5। फिर से 2 से काटेंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, 7, 2 दूनी 4, तो 2 आएगा, यहाँ पे 5। फिर से 2 से काटेंगे, 1, 5, 7, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5। अब 3 वाली कोई संख्या है नहीं, ऐसी कोई संख्या है नहीं इसमें जो 3 से कट जाए, तो किससे काटेंगे अब, 5 से। 1, 7, 1, 1। फिर से अब किससे काटेंगे, 7 से। 1, 1, 1, 1। तो अब गुणा करेंगे, तो गुणा कितनी, अब हम क्या करेंगे, इन सब की क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंच 40, 7 चौक 28, मतलब 280। ये जो 280 निकल के आया, ये हमारा किस में निकल के आया, सेकेंड में। किस में निकल के आया, सेकेंड में। इसका मतलब क्या है कि ये सभी घंटियां जो है 280 सेकेंड के बाद, 280 सेकेंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। ये सभी जितनी भी घंटियां दी हुई हैं, ये सभी घंटियां जो है 280 सेकेंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो हम यहाँ पे सेकेंड को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में। तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 280 को किसमें से 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 कम 60, कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, कितनी बार गया, 4 बार। 4 बार तो पूरा पूरा मतलब 240, 4 बार पूरा पूरा चला गया, तो ये हो गए मिनट। कितने हो गए, 4 मिनट।
और हमारे पास अभी कितने बचे हुए, 240 हुआ था, कितने बचे 40, कितने बचे 40। तो वो 40 की, ये 40 जो बचे थे ये किसमें बचे, सेकेंड में, किसमें बचे, सेकेंड में। तो कितना हुआ 4 मिनट 40 सेकेंड, कितना हुआ 4 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, 4 मिनट 40 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी घंटियां जो है 4 मिनट 40 सेकेंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो अब पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि 5 बजे प्रातः एक साथ बजती है, 5 बजे प्रातः एक साथ बजती है वो, तो वो कितने बजे फिर से एक साथ बजेंगी, कितने बजे बजेंगी। तो भाई 5 बजे बजी थी, उसके बाद 4 मिनट 40 सेकेंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी, तो टोटल टाइमिंग कितनी हो जाएगी, 5 बजकर 4 मिनट 40 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 बजकर 4 मिनट 40 सेकेंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/4, 5/6 और 5/8 का मासा। क्या कह रहा है कि 3/4, 5/6 और 5/8 का मासा। तो मासा का फार्मूला जब भी भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका मासा जो होता है, मासा का फार्मूला क्या हो जाता है, अंश का मासा। क्या होता है, अंश का मासा बट्टे हर का लासा, अंश का मासा बट्टे हर का लासा। तो अंश, अंश हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 है, 5 है और 5 है। तो इनका मासा, मासा क्या होता है, मासा जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड। मासा क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हम देखते हैं 3 5 5, इन तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो यहाँ पे अगर हम इनके गुणनखंड करें तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1 और 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1। तो हमारे पास उभयनिष्ठ, ऐसा कौन सा गुणनखंड जो तीनों में कॉमन दिख रहा हो, तो क्या है, सिर्फ 1। कितना दिख रहा है, सिर्फ 1। तो इसका अंश का मासा कितना हो गया, 1 बटे हर का लासा। हर का लासा तो क्या हो जाएगा, लासा का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो मतलब दी गई संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 4 6 और 8। तो लासा क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए, पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का अगर ऐसे ही करना चाहें, नहीं तो फिर क्या करेंगे, तीनों को नोट कर लो, 4 6 8। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकाल सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या दी होती है उसका जो है गुणज निकालना शुरू करते हैं, उसके गुणज मतलब उसका टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। तो 8 का टेबल हमने पढ़ा, मान लिया 16 आया, 8 कमा 8 दूनी 16। देखते हैं क्या 16 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड, 16 जो है इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब 16 नहीं हो सकता। 8 24। अब देखते हैं, 4 से भी 24 डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 24 क्या हो गया, हमारा मासा हो गया, लासा। 24 क्या हो गया, लासा हो गया। मतलब जो हमारा मासा आया है भिन्न, मतलब जो ये भिन्न दिया हुआ था, इसका मासा जो हमारा निकल के आया, कितना निकल के आया, 1/24। ये जो हमने लासा निकालना बताया, ये किस तरीके से बताया, मौखिक विधि द्वारा, मौखिक विधि। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इनके क्या कराएंगे, अभाज्य गुणनखंड। इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, ये कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर से 3 ऐसे ही रहेगा। अब अगली बात 3 से कट जाएगा, अब गुणा करा लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। देखो हमारा 24 ही निकल के आया था। तो इस तरीके से हम लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक क्यारी में x माइनस वाई पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, x माइनस वाई पंक्तियां। एक क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, x माइनस वाई पंक्तियां हैं। और कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्रत्येक पंक्ति में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पौधे लगे हुए हैं। तो कह रहा है कि उस क्यारी में कितने पौधे हैं।
क्या कह रहा, तो बताइए उस क्यारी में कितने पौधे हैं। देखो क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई टोटल कितनी पंक्तियां हैं, ओ एक्स माइनस वाई क्या है, पंक्तियां हैं। क्यारी में टोटल कितनी पंक्तियां, एक्स माइनस वाई। क्यारी में ओ प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, इतनी। प्रत्येक पंक्ति में इतनी पौधे, ओ इतने पौधे हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि किसी मैदान में जो है, किसी मैदान में 10 लाइनें बनी हुई है, ठीक है, मान लो 10 लाइनें बनी है, 10 लाइनें बनी हुई हैं और कह दिया जाए प्रत्येक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं, 8 बच्चे। प्रत्येक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं, 8 बच्चे। तो आप क्या करेंगे, 10 गुणे 8 करेंगे। क्या करेंगे, 10 गुणे 8, तभी तो टोटल बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80। कितनी हो जाएगी, 80। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैदान में x माइनस वाई पंक्तियां हैं, क्यारी में क्या है, x माइनस वाई पंक्तियां हैं और प्रत्येक क्यारी में इतने पौधे हैं। तो कुल पौधों की संख्या पूछ रहा है, क्यारी में कुल पौधों की संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब गुणा कराएंगे तो पहले वाले स्टेप, पहले वाले पद की गुणा पूरे के साथ करा देंगे। तो x की गुणा पूरे के साथ कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने ऐसे गुणा इंटू के रूप में लिख लिया, बीच में माइनस लगा, माइनस लगा दिया। दूसरे वाले की गुणा पूरे के साथ कराएंगे, मतलब y की गुणा पूरे के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब अंदर गुणा कराएंगे इसकी। तो x की गुणा जब एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। और जब x की गुणा एक्स वाई के साथ हो जाएगी, जब x की गुणा एक्स वाई के साथ होगी तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। जब x की गुणा वाई स्क्वायर के साथ होगी तो क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, माइनस y की गुणा जब एक्स स्क्वायर के साथ होगी, y की गुणा एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस प्लस की गुणा फिर से माइनस हो जाएगी, तो एक्स की गुणा वाई की गुणा एक्स वाई के साथ तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। फिर से माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस। और वाई की गुणा जब वाई स्क्वायर के साथ होगी तो क्या बन जाएगा, वाई क्यूब। ठीक है, अब दोनों के क्या करते हैं, देखते हैं कौन से कट रहे हैं, कौन कौन कट रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का। एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का। बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आया। और अगर हम देखना चाहें, अगर करना चाहें तो यहां से ही हम क्वेश्चन हमारा अपना आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारा फार्मूला बन रहा है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ये फार्मूला किसका होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो अगर हमें फार्मूला पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो हमें ये इस तरीके से गुणा करा कर अपना आंसर लाना होगा। फिलहाल करें कुछ भी, किसी भी तरीके से करें, हमारा आंसर यही निकल के आएगा। ठीक है, हाँ तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 3/4 माइनस 1 सही 1/2 गुणे 2 सही 3/4 भाग 1 सही 3/8 को सरल करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 3/4 माइनस 1 सही 1/2 गुणे 2 सही 3/4 भाग 1 सही 3/8 को सरल करो। तो देखो क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि जब भी सरलीकरण का क्वेश्चन आता है तो उसमें लगता है रूल बदमाश का, BODMAS। BODMAS, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब आप वाले क्वेश्चन, जैसे जब कहता 2 का 4, 2 का 4 गुना, तो इस टाइप के क्वेश्चन। और डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। ए का मतलब होता है ऐड, मतलब जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। मतलब सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करने होते हैं, उसके बाद भाग वाले आप वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम हल करते हैं घटाना को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमें इसमें कहीं पे ब्रैकेट तो दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पे ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा। ब्रैकेट के बाद आते हैं आप वाले पे,
आप वाला यहाँ पे कहीं पे का की के कुछ नहीं दिया, आप वाला कहीं पे दिया नहीं है, यहाँ पे कहीं पे आप नहीं दिख रहा है, मतलब का कहीं पे दिख ही नहीं रहा, इतने में कहीं पे का नहीं दिख रहा। ठीक, तो ये भी हट गया। उसके बाद आता है भाग। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम क्या हल करेंगे अब, भाग। तो भाग हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन हल किया जाएगा, भाग वाला पोर्शन। तो इसको पहले सही बटे में दिया है, इसको भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 दूनी 4 1 5/2 प्लस 4 3 12 12 और 3 15 15/4 माइनस 1 1 कम 1 और 1 ओ सॉरी 2 1 कम 2 और 1 3 3/2 गुणे 4 दूनी 8 3 11 11/4 भाग 8 1 कम 8 3 11 11/8। ठीक, इतना निकल के आया। तो अब क्या करेंगे, भाग वाले पोर्शन को सबसे पहले हल करेंगे। तो इसका मतलब 5/2 प्लस 15/4 माइनस 3/2 गुणे 11/4 को ऐसे ही रखेंगे। जब भाग का सिंबल होता है, भाग के सिंबल को जब हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं, तो अंश जो उसके पीछे वाले मतलब इस वाले भिन्नक का अंश जो है हर में बदल जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा। हर किस में बदल जाएगा, अंश में, और अंश हर में, मतलब भिन्न क्या हो जाएगी, पूरी पलट जाएगी। भिन्न क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी पलट जाएगी। तो 11/4 यहां तक हमने नोट कर लिया। भाग को हमने कन्वर्ट कर दिया गुणा में, भाग को कन्वर्ट कर देंगे गुणा में, तो वो भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी, मतलब 8/11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 1 कम 4 4 दूनी 8। अब इसके बाद ये भी इसकी गुणा में था, तो 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 5/2 प्लस 15/4 माइनस, अब यहाँ पे ऊपर कहीं यहाँ पे सिर्फ 3, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, मतलब 3 की गुणा 1 गुणे 1, मतलब 3 1 कम 3, फिर 3 आएगा, 3 1 कम 3, मतलब सीधे क्या बने बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। इसके नीचे हर जगह पे 1 है, तो 1 की गुणा 1 के साथ होगी, तो क्या बचेगा 1। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, ये प्लस का और ये माइनस का। सबसे पहले क्या हल करेंगे, जोड़। तो जोड़ वाला पोर्शन हल कर लेते हैं। तो 5/2 सॉरी, जोड़ वाले पोर्शन को हल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हर 2 है, यहाँ पे कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दी। यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4, तो यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एलसीएम कितना मिल गया 4, और ऊपर कितना बचा 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 15 माइनस 3/1। ठीक है, तो 10 और 15 कितना हो गया 25, 25/4 माइनस 3/1। अब यहाँ पे अपान में 4 है, यहाँ पे कितना है 1, तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी ऊपर नीचे 4 से गुणा करा देंगे। तो अपान में कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ बचा 25 माइनस 4 3 12, तो 25 माइनस 12 कितना निकल के आएगा आपका 13/4। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जो भी जब भी सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम बदमाश के रूल से हल करेंगे। जब भी सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम बदमाश का रूल लगाकर हल करेंगे। हमारा कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। बस आप लोग प्लस माइनस गुणा भाग में गलती मत करना। ठीक है, संख्याओं की गुणा भाग जोड़ घटाने में गलती मत करना, और अगर आप इस रूल को लगाकर हल करोगे तो कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समारोह में x-5 छात्रों में x² माइनस 7x प्लस 10 x² माइनस 7x प्लस 10। एक समारोह में x-5 छात्रों में x² माइनस 7x प्लस 10, ठीक है, लड्डू वितरित किए गए। मतलब इतने छात्र थे टोटल, उनमें टोटल इतने लड्डू वितरित किए गए। तो पूछ रहा है प्रत्येक छात्र को कितने लड्डू मिले, प्रत्येक छात्र को कितने लड्डू मिले। अब अगर आपसे कहा जाए कि मान लिया आपकी क्लास में टोटल 5 बच्चे हैं, आपकी क्लास में टोटल 5 बच्चे हैं, और उसमें कह दिया जाए कि 25 लड्डू बांटे गए, 25 लड्डू बांटे गए, तो आप क्या करोगे। और मतलब अगर ये कहा जाए कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं और उसमें टोटल 25 लड्डू बांटे गए, और पूछा जाए कि प्रत्येक बच्चे को कितने कितने लड्डू मिलेंगे, प्रत्येक बच्चे को कितने कितने लड्डू मिलेंगे, तो आप क्या करोगे 25 को 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 25 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कितने कितने लड्डू मिलेंगे प्रत्येक बच्चे को, 5 लड्डू। तो सेम तरीका यहाँ भी है कि यहाँ पे कहा गया है कि टोटल छात्र हैं x-5,
क्लास में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, या समारोह में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, x-5, और वहां पे टोटल इतने लड्डू वितरित किए गए। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इतने को, ये जो टोटल लड्डू वितरित किए गए हैं, इनको छात्रों की संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड, मतलब x-5 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हम भाग देते हैं। भाग देने के दो तरीके हैं, या तो ऊपर वाले के हम गुणनखंड कर लें और फिर काट दें। अगर सेम गुणनखंड मैच कर जाएगा तो एक कट जाएगा, बाकी बचेगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, x-5 को ऐसे रखेंगे, x² - 7x + 10, भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा, x-5 से इसको भाग करेंगे। तो बताया था कि जब भी भाग करने की प्रोसेस होती है तो इसमें क्या किया जाता है, इसका यहाँ पे वाला ये पद, मतलब यहाँ पे x वाला चर, मतलब यहाँ का चर और यहाँ का चर देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ भी x, लेकिन यहाँ x की पावर 1 ही थी, यहाँ पे कितनी है, 2। मतलब यहाँ x है, यहाँ कितना है, x² है, कितना है, x²। हमें इन दोनों को क्या, यहाँ पे क्या है, x² कैसे भी करके लाना है। इसमें कितने, किसी भी संख्या से गुणा कराओ, कुछ भी करो, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x² चाहिए। जब हमें यहाँ पे x² लाना है, लेकिन यहाँ पे कितना सिर्फ है x, तो हम क्या करेंगे, x से अगर इसमें गुणा करा दें तो यहाँ x² निकल के आ जाएगा। तो x से हमने गुणा कराया, मतलब x यहाँ पे रखेंगे, x की गुणा इसके साथ कराई तो कितना निकल गया, x²। x की गुणा इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -5x। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इसमें से इसको माइनस किया जाता है। जो माइनस करेंगे तो माइनस करने का प्रोसेस क्या है, नीचे वाली संख्या के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इससे अब ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये -7x है और ये प्लस, अब हमें इस माइनस वाले से कोई मतलब नहीं बचा। ये -7x, ये -7x है और ये प्लस का 5x है। तो माइनस का और प्लस का क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाएगी। तो 7 में से 5 गया 2, आगे x तो ऐसे ही लगा रहेगा। अब ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो हमारा बचेगा क्या, माइनस का। भाई बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो किसका चिन्ह बचेगा, माइनस का। आगे स्टेप जो था वैसे उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, प्लस का 10। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 5x, ये सॉरी, यहाँ पे कितना है, x है। अब हमें यहाँ पे बनाना है माइनस का 2x। तो सबसे पहले हमें माइनस से गुणा करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है, यहाँ पे आगे माइनस तो है नहीं, लेकिन हमें यहाँ आगे माइनस चाहिए। तो सबसे पहले माइनस से गुणा करानी पड़ेगी। अब यहाँ x है, लेकिन यहाँ 2x है, इसका मतलब हमें 2 से भी गुणा करानी पड़ेगी। ठीक है, अब इतना हो गया। तो अब अगर इसकी माइनस, यहाँ पे -2 रख दिया, -2 की गुणा अब इसके साथ कराओ। -2 की गुणा यहाँ पे x के साथ कराएंगे, -2x हो जाएगा। और -2 की गुणा -5 के साथ कराएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5, मतलब 5 दूनी 10, प्लस का 10 आ जाएगा। फिर से वही प्रोसेस, घटाया जाएगा तो घटाने के लिए फिर से वही प्रोसेस, चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x दोनों कैंसिल, ये प्लस का 10, ये माइनस का 10 दोनों कैंसिल। हमारे पास शेषफल क्या बचा, 0। तो क्या है कि इतने से जब इसको भाग दिया गया तो हमारे पास भागफल कितना आया, x-2। भागफल कितना आया, x-2। तो इसका मतलब है प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे, x-2। प्रत्येक बच्चे को x-2 लड्डू वितरित किए जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x + 1/x बराबर कितना कह रहा है, 4। 2x + 1/x बराबर कह रहा है 4। तो पूछ क्या रहा है, x3, क्या कह रहा है, x3 + 1/8x³ की वैल्यू बताइए। क्या कह रहा है, x3 + 1/8x³ की वैल्यू बताइए, जबकि दिया उसने क्या है, 2x + 1/x बराबर कितना दिया है, 4। ये समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अधिक से अधिक बच्चे गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे 2x दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या करा, x3, यहाँ पे x3। मतलब अगर इस वाले पोर्शन का क्यूब भी किया जाए, इस वाले पोर्शन का क्यूब भी किया जाए, तो हमारे पास निकल के क्या आना चाहिए था, 8x3, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और x का क्यूब x3। तो हमारे पास यहाँ पे चाहिए कितना था, कितना पूछना चाहिए था इसको, 8x3 यहाँ पे होना चाहिए था, और यहाँ x दिया है तो x का क्यूब करेंगे तो x3 बचेगा। तो यहाँ पे x3 होना चाहिए था।
ठीक है। तो इसका लेकिन यहाँ पे इसने उल्टा किया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि हमें एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ 8x क्यूब चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 दे रहा है और यहाँ पे सिंगल x दे रहा है। ठीक है, तो हम इस चीज को सही करने के लिए, क्योंकि हमें आंसर इसका चाहिए लेकिन उसने दे ये रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दिया, जब यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब अपान में 2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब दो जो भी बराबर बीच में सिंबल लगा, जब डिवाइड जोड़ घटाना गुणा भाग अगर कुछ भी दोनों पक्षों में किया जाता है तो क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्वेश्चन में कभी भी कोई भी उसके आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमने दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे इसका जो है थोड़ा प्रारूप चेंज हो गया। ठीक है, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x यहाँ पे प्लस 1 अपान यहाँ पे क्या बचा 2x, 2 दूनी 4 बराबर कितना निकल के आया 2। ठीक, इतना हो गया, ये बचा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्यूब पूछ रहा है, यहाँ पे क्या करा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान 8x क्यूब। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं पे क्यूब की आवश्यकता है, हमें कहीं ना कहीं पे क्यूब की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का होल क्यूब कर देंगे, इसका दोनों पक्षों का होल क्यूब कर देंगे। जब इसके दोनों पक्षों का हम होल क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये पूरा पोर्शन हमारा क्या बन गया b, ये a, ये पूरा पोर्शन b, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, जब पूछा जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो फार्मूला बनता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। क्या बनता है, जब a प्लस बी का होल क्यूब पूछा जाता है तो क्या फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ये फार्मूला बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा बना है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बना है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब हम क्या करेंगे, a क्यूब मतलब x का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 अपान 2x का क्यूब, 1 अपान 2x का क्यूब, तो 1 अपान 2x का होल क्यूब। ठीक, प्लस 3 इंटू ए के स्थान पे x इंटू बी के स्थान पे 1 अपान 2x ब्रैकेट a प्लस बी प्लस x प्लस 1 अपान 2x। ठीक है, इतना हो गया। अब ये क्या बचा हमारे पास, बराबर कितना हो गया 2 का क्यूब, बराबर कितना हो गया 2 का क्यूब। तो ये x क्यूब प्लस 1 अपान 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 3 एक कम 3 बट्टे 2, 3 बट्टे 2 ब्रैकेट x प्लस 1 अपान 2x का, x प्लस 1 अपान 2x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी 2, x प्लस 1 अपान 2x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी 2, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 बराबर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या x क्यूब प्लस 1 अपान 8x क्यूब, x क्यूब प्लस 1 अपान 8x क्यूब बराबर वो प्लस यहाँ पे 3 है हमारा, बराबर कितना हो गया 8। तो x क्यूब प्लस 1 अपान 8x क्यूब बराबर 8, ये प्लस का 3 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 5, मतलब x क्यूब प्लस 1 अपान 8x क्यूब बराबर कितना निकल के आया 5, और इसी की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो क्या कर रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो सबसे पहले किसकी उम्र मान लेंगे, छोटा, छोटा कौन है पुत्र, तो पुत्र की उम्र मान लेंगे। तो माना पुत्र की उम्र बराबर, माना पुत्र की उम्र बराबर x वर्ष, पुत्र की उम्र हमने मान ली x वर्ष, तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, कह रहा कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, मतलब पिता की उम्र कितनी है 4x वर्ष, कितनी है 4x वर्ष। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, अब 6 वर्ष बाद की बात करने लगा, बताया था जब भी 6 वर्ष बाद कहेगा तो उसमें क्या कर देंगे
जिसकी भी उम्र 6 वर्ष बाद कहेगा उसमें 6 जोड़ देंगे, मतलब जितने वर्ष बाद कहेगा उतने वर्ष उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जितने वर्ष पहले कहेगा उतने वर्ष उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद किसकी, पुत्र की, दोनों की 6 वर्ष बाद निकाल लेते हैं। जब भी बाद वाले या पहले वाले क्वेश्चन कहे इसमें उम्र वाले में, तो जो भी दिए हैं सबकी क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे पिता और पुत्र दिए हैं और कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र निकालने और 6 वर्ष बाद पिता की उम्र। तो हम क्या करते हैं, 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र, देखो भाई ये जो दी हुई होती है, ये वाली उम्र जो होती है ये हमारी प्रेजेंट उम्र है, मतलब वर्तमान उम्र। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, x वर्ष, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 6। बताया कि जितने वर्ष बाद पूछेगा उतने वर्ष उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x प्लस 6 वर्ष, ठीक है। तो और 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र भी वही हो जाएगी। पिता की उम्र कितनी कह रहा, वर्तमान में पिता की उम्र है 4x, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 6 वर्ष, कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 6 वर्ष। अब उसके बाद आगे कंडीशन क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष बाद जो है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से, हाँ 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। मतलब ये 6 वर्ष बाद की उम्र दी है। अब कंडीशन आगे कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि जो है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से भी 6 वर्ष ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों की उम्र सबसे पहले नोट कर लेते हैं। इस कंडीशन वाले क्वेश्चन में क्या है, अब दोनों की उम्र सबसे पहले नोट कर लेते हैं। दोनों की उम्र मतलब x प्लस 6 और 4x प्लस 6, एक तरफ पिता की नोट कर ली, एक तरफ पुत्र की नोट कर ली। अब कह रहा है कि जो पिता की उम्र है, ये पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से, पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से, तो पुत्र की उम्र की 2.5 गुना हम कर देंगे, पुत्र की उम्र का 2.5 गुना करेंगे, मतलब 2 सही 1/2, 2.5 का मतलब ये होता है 2 सही 1/2। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। कौन 6 वर्ष अधिक है, ये वाला, ये 6 वर्ष क्या है भी अधिक है। तो भैया अगर हमें बीच में बराबर चाहिए, अगर हमें बीच में बराबर चाहिए और यहाँ पे क्या करा, ये 6 वर्ष ज्यादा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 6 वर्ष एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मतलब इसमें 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, या फिर इसमें से क्या करना पड़ेगा, 6 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 वर्ष माइनस। तो हमने क्या किया, इधर 6 वर्ष जोड़ दिया। तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6। अब इधर भी प्लस का 6 है, इधर भी प्लस का 6 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 4x बराबर 2 दूनी 4x 5/2 ब्रैकेट x प्लस 6, ठीक है। तो 4x बराबर गुणा करा दो, 5/2 की गुणा x के साथ हो जाएगी, तो 5/2 x प्लस 5/2 की गुणा जब 6 के साथ, तो 5/2 गुणे 6 ऐसे लिख सकते हैं। 2 से ये कैंसिल हो गया, 3 बचा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे बचा कितना, 4x ये हो गया आपका बराबर 5/2x प्लस 5×3 = 15, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 4x बराबर 5x प्लस 15×2 = 30/2 ऐसे आ गया, ठीक है। इसकी गुणा इधर करा देंगे, 4×2 = 8x बराबर 5x प्लस 30। तो इसको इधर माइनस कर देंगे, तो 5x इधर आएगा, तो 8x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 30। तो 3 से 30 काटेंगे, कितना बचेगा, 10। तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 10 आ गया, ठीक है। और चाहे तो यहाँ से भी थोड़ा और स्टेप आसान कर सकते हैं, 2 की गुणा डायरेक्ट इधर करा देंगे, तो ये गुणा भाग सिस्टम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। 2 की गुणा इधर करा देंगे, सीधे आंसर यही निकल के आएगा फिलहाल आपका। 2 की गुणा इधर करा देंगे, अपन में 2 है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो 4×2 = 8x डायरेक्ट हो गया बराबर 5x, 5 की गुणा अंदर कराएंगे, 5x प्लस 5×6 = 30। सीधे ये वाली लाइनें तुम्हारी कम हो जाएंगी, सीधे आप इस लाइन पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा, इसकी गुणा इसके साथ डायरेक्ट करा सकते हैं आप, ठीक है। तो फिलहाल हमारा x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है दोनों की वर्तमान उम्र, दोनों की वर्तमान उम्र हमने ये वाली मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी थी 10, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष, और पिता की कितनी हो जाएगी 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई 40 वर्ष। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या करा कि एक काम को 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। मान लिया कोई एक काम होगा, एक काम और 30 मजदूर हैं, कितने समय में कर रहे हैं 16 दिन में। एक काम को 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, और क्या कह रहा है आगे कह रहा है, तो बताइए 12 मजदूरों की संख्या यहाँ पे कितनी कर दी गई 12, मजदूरों की संख्या कितनी कर दी गई 12, और कह रहा है कि 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। समय पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे भाई, कि एक काम कोई एक काम था उसको 30 मजदूर जो है 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में। तो इसका फार्मूला होता है आपका M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या होती है, जो प्रारंभ में जरूरी नहीं मजदूर ही हो, आदमी हो सकते हैं, औरतें हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में जितने लोग थे, यहाँ पे प्रारंभ में दिन कितने लग रहे थे और प्रारंभ में काम कितना था। ठीक है, दूसरे स्टेप में जो कह रहा है कि बाद में कितने मजदूर के लिए कहा गया, बाद में दिन कितने लगे और बाद में काम कितना था। तो यहाँ पे भाई कह रहा है ये जो पहली स्टेप पहली लाइन जो हमने आ रही दी थी, ये इसमें जो मजदूरों की संख्या हो गई ये M1 हो गई, ये क्या हो गई M1, और ये जो दिन दिए थे ये क्या हो गए D1, और यहाँ पे एक काम था, काम कितना था एक, तो ये W1 कितना हो गया एक, W1 कितना हो गया एक। ठीक है, या उसी काम को जब सेम काम कहा जाता है, जब सेम काम कहा जाता है तो W1 की आवश्यकता, W1 और W2 की आवश्यकता नहीं होती। तो चाहे यहां पर भी एक ही काम था वही काम, और यहां पर भी कह रहा उसी काम को, यहां पर भी कहा गया उसी काम को। जब काम अगर घटाया बढ़ाया जाता है तो W1 की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर काम सेम रहता है तो W1 या W2 की कोई किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 से लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है M1 की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 30 इंटू D1 की वैल्यू हो गई 16 बराबर M2 की वैल्यू कितनी हो गई 12 और D2 की वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू रख सीधे वैल्यू रख दी गई, अब इसको काट पीट के निकाल सकते हो आप। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 12 पान में आ जाएगा, तो D2 बराबर निकल के आएगा 30 गुणे 16 बटे 12, 30 गुणे 16 बटे 12। 4 से काटेंगे 4 चक्कू 16, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 दहामन 30, तो D बराबर D2 बराबर मतलब तुम्हारा निकल के आएगा 10 गुणे 4 कितना हो जाएगा 40। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कितने दिन लगेंगे 40 दिन, कितने दिन लगेंगे 40 दिन, मतलब 30 मजदूर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 12 मजदूर जो है उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे 40 दिन में कर पाएंगे। कितने दिन में 40 दिन में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या जो है उसका अंश उसके हर से 2 कम है। किससे कम है हर से 2 कम, इसका मतलब हम हर को मान लेते हैं सीधे सीधे, तो मानना हर बराबर कितना हो जाएगा x, हर कितना हो जाएगा x, तो अंश कितना हो जाएगा, क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन ही कह रहा है, क्या कह रहा है उसका अंश जो है हर से कितना कम है 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, तो x माइनस 2, तो अंश कितना हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद क्या करा, यदि उसके अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाए, यदि उसके अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाए, तो क्या करा, मान लिया अंश हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं भिन्न बना लेते हैं। भाई अंश और हर हमें पता है तो क्या बना लेंगे तो भिन्न, तो भिन्न बराबर हमारा कितना हो जाएगा, भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न क्या होता है अंश बटे हर, क्या होती है अंश बटे हर, भिन्न क्या होते हैं अंश बटे हर, तो अंश कितना है हमारा x माइनस 2 और हर कितना हो गया x,
ये हमारी भिन्न तैयार हो गई। लेकिन अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाए, क्या कह रहा है, यदि उसके अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाए, तो अंश हमारा ये था, ऐसे ही लिख लिया, बटे हर, अंश और हर में अगर एक एक जोड़ दिया जाए, यही तो कह रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था, अंश में और हर में एक एक जोड़ दिया जाए, तो भैया हमने अंश और हर में एक एक जोड़ दिया, तो अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न जो है क्या तैयार होती है, 3/4। भैया जो हमने एक एक जोड़ दिया इसका मतलब ये नई भिन्न ही तो तैयार हो गई, पुरानी भिन्न हमारी ये थी, लेकिन इसमें जब एक एक जोड़ दिया है तो ये हमारी कौन सी भिन्न तैयार हो गई, नई भिन्न तैयार हो गई। ठीक है, तो जो अब क्वेश्चन कह रहा है कि नई भिन्न कितनी है, 3/4। क्वेश्चन कह रहा है कि नई भिन्न 3/4, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। बस अब भैया इक्वेशन बन गई, इसको हल कर लो। तो x माइनस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपान x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 3/4। तेरे गुणा करा देंगे, इसकी गुणा इसके साथ, तो 4 की गुणा x के साथ कितनी हो जाएगी, 4x, 4 की गुणा -1 के साथ -4 बराबर 3 की गुणा x के साथ 3x, 3 की गुणा 1 के साथ प्लस का 3, तो 3x इधर आएगा, तो 4x माइनस 3x, ये माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 + 4, तो 4x में से 3x गया, कितना बचा x, और 4 3 7, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 7 निकल आई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात करना है, तो इसका मतलब जो है ये जो भिन्न हमारा ये था पुराना, नया जो भिन्न हमने माना था वो कौन सा था, x - 2/x, तो इसमें क्या कर देंगे, x की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 7, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 7, तो x के स्थान पे 7 रख देंगे, 7 - 2/7, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, 5/7, बस यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.4 कामा 2 कामा √4 और कामा √7 में से कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं, इतनी संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से कह रहा है कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्या के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर, पूर्ण वर्ग संख्याएं जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दुनिया की जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको छोड़कर, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर दुनिया की किसी भी संख्या पर, पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर दुनिया की किसी भी संख्या पर अगर अंडर रूट लगा दिया जाता है तो वो संख्या कैसी कहलाती है, वो संख्या कैसी बन जाती है हमारी, अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लिया 3 है, 3 पे अंडर रूट लगा, 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब 3 कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। 2 पे अंडर रूट लगा दो, 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भाई, 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 2 किसी का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग का मतलब ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग हो, तो 2 तो किसी का वर्ग नहीं है, 2 का वर्ग 4 होता है लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं है, जब 2 किसी का वर्ग नहीं है इसका मतलब √2 क्या हो गए, अपरिमेय संख्या हो गए। जैसे 4 अगर अंडर रूट 4 पे अगर वर्गमूल लाया जाता है तो 4 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, 4 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका मतलब 4 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा 2, इसका मतलब भैया हमारा 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद ये 2 ये एक पूर्ण संख्या है, ये कैसी है, पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं पूर्ण संख्या है, ये 2 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ये 0.4 इसके लिए भी बता रहे हैं। √7, अब √7 को सबसे पहले देखते हैं 7 कैसी संख्या है, 7 कैसी संख्या है भाई, 7 जो है हमारी कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब ये 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसका मतलब जब 7 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं और इस पे अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और उसके बाद जब दशमलव वाली के लिए हमने कंडीशन बताई थी, तो दशमलव के लिए कंडीशन क्या होती है कि अपरिमेय संख्याएं सिर्फ वही संख्याएं, दशमलव वाली संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं वही संख्याएं कहलाती हैं जिनकी दशमलव के बाद कोई लिमिट ही नहीं होते, वो कहां तक जा रही है। भैया दशमलव के बाद ना तो उनके अंकों का रिपीटेशन शुरू होता है, मतलब ना ही अंक रिपीट होते हैं,
और ना ही कुछ पता होता है ये कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे 4 1 5 6 2 3 4 4 3 2 1 ऐसा करके कुछ भी लिखते चले जाएं, रिपीट नहीं होने वाले अंक, मतलब किसी स्थान पर से संख्या का मतलब रिपीटेशन शुरू नहीं होगा, तो इसका मतलब वो संख्या कैसी कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर कह दिया जाए जैसे 0.4 3 2 1 1 1 1 1 1 अब रिपीट होने लगा, एक क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, लेकिन जा ये भी अनंत तक रहा है, जा ये भी अनंत तक रहा है, लेकिन बात क्या पड़ गई, ये रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं छोटे रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0.321 ऊपर 12, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हमारी हो गई परिमेय संख्या। लेकिन जब अंकों का रिपीटेशन नहीं होता है और अंक अनंत तक चले जाते हैं तो वो संख्या कैसी कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या। वो संख्या कैसी कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे बात करते हैं 0.4 की, इसके बाद किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा, किसी भी मतलब इसके बाद कोई भी अंक नहीं आ रहा, 0.4 तक ही संख्या, इसके बाद अनंत तक नहीं है ये, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ये भी क्या होगी, परिमेय होगी, ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ इतनी संख्याओं में सिर्फ अपरिमेय संख्या कौन सी थी, √7। अपरिमेय संख्या कौन सी थी, √7। कहीं पे बोल देता है पाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था उसने कि पाई, वहां पे ऑप्शन में क्या दे रहा था, पाई, और पूछ रहा था कि बताइए अपरिमेय संख्या कौन सी है। जब अपरिमेय संख्या पूछ रहा था और वहां पे पाई ऑप्शन था, तो पाई ही हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो 3.14 होती है, ये बहुत छोटी वैल्यू है इसकी, बहुत छोटी का मतलब ये सिर्फ दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही है, इसके बाद बहुत सारे अंक होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए पाई भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/12 तथा 1/3, 3/12 तथा 1/3 के बीच ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का सिंबल लगाइए, कि इन दोनों के बीच जो है या तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाइए या लेस देन का या इक्वल का, मतलब इन तीनों में से कौन सा सिंबल यहाँ पर आएगा। ठीक है, मतलब इन तीनों में से यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, तो देखते हैं। ये 3/12 दिया, इसको हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 चक्कू 12, मतलब 1/4, बीच में हमें सिंबल लगाना, उधर कितना है 1/3, कितना है 1/3। तो भैया इक्वल तो आने वाला नहीं, इक्वल तो आने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ 1/4 है और यहाँ 1/3, इसका मतलब इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल तो कैंसिल हो गया। बचा क्या, ग्रेटर देन और लेस देन, बचा क्या, ग्रेटर देन और लेस देन। तो देखते हैं इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो देखा यहाँ पे हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि या तो हर बराबर मिल जाए हमें, हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा स्टेप यही होता है, या तो भैया हम हर बराबर देखेंगे या तो अंश बराबर। ठीक है, या तो हर बराबर हमें मिल जाए या फिर अंश बराबर मिल जाए, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो हमने देखा यहाँ पे हर, पहले देखे हर तो हमें बराबर दिख नहीं रहे, तो हमने क्या देखा कि हमें अंश बराबर दिख रहे। जब अंश बराबर हो तो जिसका हर बड़ा होता है वही संख्या सबसे छोटी होती है। जब अंश बराबर मिल जाए संख्याओं के, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी, वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो भैया इसका हर बड़ा है, इसका हर क्या है, बड़ा है, तो ये संख्या यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब सिंबल किसका लगेगा, लेस देन का, मतलब 1/4 लेस देन 1/3। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अंश बड़ा मिलता, जब हर बड़ा होता है, जिसका हर सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे छोटी होती है, और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, हमारे पास हर होता दोनों में 4, दोनों में हर कितना होता, 4 होता जब हर बराबर होते, और अंश कह देता यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कहता 5 है। क्वेश्चन ये कह देता कि दोनों का हर तो बराबर है लेकिन इसका अंश 3 है और इसका अंश 5 है, तब कहता बताइए यहाँ पे कौन सा सिंबल होगा। तब जब यहाँ पे क्वेश्चन वो सिंबल पूछता, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों का हर तो बराबर है, जब हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी।
अंश बड़ा होने पर संख्या सबसे बड़ी होती है और हर बड़ा होने पर संख्या सबसे छोटी होती है। तो इसका अंश बड़ा है तो संख्या ये वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अब देख रहे हो कि यहाँ ये इधर क्या था, ये वाली संख्या यहाँ पर भी बड़ी थी, यहाँ पर भी ये वाली संख्या बड़ी। इसका क्या है, हर, इसका हर बड़ा था तो ये संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। इसका अंश बड़ा है तो ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे कि जो है अगर हर समान है, संख्याओं के हर समान है तो अंश बड़ा होने पर संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर संख्याओं के अंश समान है तो हर बड़ा होने पर संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 0 और 0.1 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, के मध्य 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में। अभी जो हमारे जो कैंसिल हो चुका है मैथ का पेपर, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि -5/4 और 1/2, सॉरी नहीं गड़बड़ हो गया, -1/2 और 5/4 के बीच दो समदूरस्थ परिमेय संख्या बताइए। इसके और इसके बीच दो समदूरस्थ परिमेय संख्या पूछी गई थी। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की हुई थी। उसमें समदूरस्थ पूछ रहा था, जब समदूरस्थ पूछेगा तो हम उसको संख्या रेखा पर निरूपित करके देखेंगे। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। तो इस टाइप ये क्वेश्चन दोनों थे, ये जो दोनों संख्याएं ये दी हुई थी इनको हम संख्या रेखा पर आराम से निरूपित कर सकते थे और समदूरस्थ संख्याएं भी निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या कह रहा है कि 0 और 0.1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच सिर्फ 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, समदूरस्थ वगैरह नहीं कह रहा। तो जब सिर्फ बीच की परिमेय संख्याएं पूछी जाएं तो हमारे पास फार्मूला होता है AK प्लस B अपान K प्लस 1। क्या फार्मूला होता है, AK प्लस B अपान K प्लस 1, जहां K की वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। मतलब जितनी संख्या पूछेगा उतने तक K की वैल्यू। जैसे मान लिया पूछ दे 2 संख्या तो एक बार K की वैल्यू 1, दूसरी बार 2, तो संख्या निकल आएंगी। 3 पूछेगा तो एक बार K की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3 तक पूछेगा तो 3 तक ही रखेंगे, 4 पूछेगा तो 4 तक वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पूछ क्या रहा है 5 तक, तो हम इसमें K की वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो A हमारा कितना है 0, K कितना है, K हमने रखा 1, तो 0 गुणे 1 प्लस B की वैल्यू 0.5, 0.1, तो क्या हो जाएगा 0.1 बटे K प्लस 1, K की वैल्यू 1 रखी प्लस 1, तो 0 की गुणा किसी भी संख्या के साथ हो जाएगी 0, तो 0 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.1 ही बचेगा बटे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसको चाहे ऐसे ही छोड़ दो या दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 1/20। ठीक, ऐसे ही जब K की वैल्यू, ये क्या था जब K की वैल्यू 1 रखी, ये कब आया जब K की वैल्यू 1 रखी। ऐसे ही जब K की वैल्यू 2 रखेंगे तब क्या आएगा, A की वैल्यू 0 इंटू K के स्थान पे 2 प्लस B के स्थान पे वही 0.1 हमारा बटे K के स्थान पे 2 प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ होगी 0 हो जाएगा भाई, 2 की गुणा 0 के साथ 0 प्लस बचा क्या 0.1 बटे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया कितना हो गया 1/30। ये आंसर आ गया, 1 और 2 मिल गए। इसी तरीके से तीसरी निकालेंगे, तीसरी निकालने के लिए K की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, K की वैल्यू 3 रखेंगे। तो जब 3 इंटू 0 करेंगे 0 और प्लस ये हमारा ऐसे ही रहेगा, हम तो 0.1 बटे यहाँ पे 3 प्लस 1 करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 1/40 आ जाएगा। ऐसे जब K बराबर 4 रखेंगे, K बराबर 4 रखेंगे तो ऐसे यहाँ पे भी आएगा 4 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, ऊपर 0.1 आएगा बटे नीचे 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 1/50 हो गया। ऐसे ही अगली वैल्यू निकाल लेंगे, अगली वैल्यू क्या हो जाएगी K बराबर 5 रखेंगे। जब K बराबर 5 रखा तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस वही 0.1 बटे 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 1/60। तो हमारी K की वैल्यू 5 कौन कौन सी होगा, वो तो हमारे 5 इसके मध्य की 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी मिल गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये हमारी इसके मध्य की 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर कह रहा है 10, x प्लस वाई बराबर 10 दे रहा है, एक्स वाई बराबर 24 दे रहा है, एक्स वाई बराबर 24 दे रहा है, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम कैसे कितने निकाल सकते हैं, तो देखो जैसे हमारे पास फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, तो अगर यहां से एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो 2xy किधर आ जाएगा, इधर माइनस का, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस 2xy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये निकल के आ गया। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे रख दें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला खोलें तब भी उसमें भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे होता है माइनस का 2xy, क्या होता है माइनस का 2xy। लेकिन अगर यहां से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालें तो ये माइनस का 2xy इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर वो प्लस 2xy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला निकला, यहां से भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला निकला, इधर तो दोनों सेम है लेकिन इधर वाला सिस्टम क्या है, चेंज है। इधर क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे क्या था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन इधर क्या है फार्मूला दोनों किसके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ही, तो हमें भैया यहाँ पे कौन सा फार्मूला रखना चाहिए, तो हम यहाँ पे जो हमें फार्मूला रखना है वो डिपेंड करता है जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, हमारे पास वैल्यू दी हुई है किसकी एक्स प्लस वाई का, वो हाँ यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी दी हुई है एक्स प्लस वाई की, किसकी वैल्यू दी है एक्स प्लस वाई की, तो इसका मतलब हम कौन सा फार्मूला रखेंगे एक्स प्लस वाई वाला, जिसमें एक्स प्लस वाई आता हो, इसमें तो एक्स माइनस वाई आता है, इसमें एक्स प्लस वाई आता है, इसका मतलब हम फार्मूला कौन सा रखेंगे ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हैं क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2xy, 2x 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 24, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 24 दूना 48, 100 में से जब 48 माइनस करते हैं तो कितना निकल के आता है 52, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 52, यही हमारा पूछ रहा था, तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 52 मतलब 52। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जब भी यहाँ पे x प्लस वाई या x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछे, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो ये वैल्यू दी हुई है ये किसकी दी हुई है, x प्लस वाई की दी हुई है या x माइनस वाई की। अगर x प्लस वाई की दी हुई है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर x माइनस वाई की दी हुई है तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर दौड़ लगाने में 1 किलोमीटर की दूरी होती है। क्या कह रहा है, मान लिया कोई एक कैसा वर्गाकार, हाँ कोई एक वर्गाकार खेत है और कह रहा है कि इसके चारों ओर जब दौड़ लगाई जाती है तो कितने किलोमीटर की दूरी होती है 1 किलोमीटर, मतलब ये चारों ओर का पोर्शन कितना है उसका टोटल 1 किलोमीटर, कितना है टोटल 1 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि खेत का परिमाप बताइए, वो खेत का क्षेत्रफल बताइए, खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है खेत का क्षेत्रफल। तो जो ये दिया है चारों ओर दौड़ लगाई, उसने चारों ओर दौड़ लगाई, इसका मतलब खेत के किनारे किनारे ही वो दौड़ा, खेत के किनारे किनारे ही दौड़ा। ठीक है, तो यहां से गया यहां तक, ऐसे चलते चलते जब यहां तक आया तो उसने टोटल कितनी दूरी तय की 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया जो ये चली गई दूरी, और ये चली गई दूरी क्या कहलाती है उसका परिमाप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं उसका परिमाप। तो खेत का परिमाप कितना हो गया 1 किलोमीटर, परिमाप बराबर कितना हो गया 1
किलोमीटर। खेत का परिमाप कितना हुआ? 1 किलोमीटर। ठीक है, खेत का परिमाप कितना हुआ? 1 किलोमीटर। और खेत कैसा था? वर्गाकार। अगर हमारी ये भुजा ए है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? ए होंगी। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 है। और किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में, क्योंकि इधर 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे, दशमलव में निकल के आएगा। 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर, किलोमीटर को मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। कितना होता है? 1000। तो 1 किलोमीटर के स्थान पे 1000 रख देंगे। एक की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बराबर 1000/4। 4 से काटेंगे 2500 मीटर निकल के आएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा? 2500 नहीं, 250 मीटर। ठीक, ए बराबर कितना हो गया? 250 मीटर। मतलब खेत की भुजा कितनी हो गई? 250 मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो खेत कैसा है? वर्गाकार। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का फार्मूला लग जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कितना होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी थी? 2500 मीटर। कितनी थी? ओ 2500 निकल रहा बार बार। कितनी थी? 250 मीटर। तो 250 भुजा कितनी हो गई? 250, उसका स्क्वायर। अब जीरो है, जीरो का स्क्वायर जब करते हैं तो 2 जीरो। एक जीरो का स्क्वायर करोगे 2 जीरो, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो अगर होते हैं, इनका स्क्वायर किया जाता जब मान लिया 100 होता जब इसका, तो जो जीरो होते हैं जब उनका स्क्वायर की बारी आती है तो उसके कितने हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। ठीक, जब लास्ट में हो, बीच में कहीं पे होंगे तब डबल नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जब बीच में कहीं पे जैसे 101 होगा तो इसका स्क्वायर तो पूरे की 101 की गुणा 101 के साथ कराएंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 जीरो होगा तो 11 का स्क्वायर सिर्फ करेंगे 11 का 121, जो पीछे वाले जीरो होते हैं उनका डबल लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे यहां पर भी हो गया। जो जीरो पीछे लगा था, ये पीछे जीरो लगा था तो इसके डबल जीरो बना दिए। अब बचा क्या हमारे पास? 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, इतना निकल के आया। तो हमारे पास टोटल कितना निकल के आया? 62,500। कितना निकल के आया? 62,500। 62,500 की ये किसमें निकल के आया? वर्ग मीटर में। किसमें? वर्ग मीटर। क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। अगर ये मीटर में है तो वर्ग मीटर, अगर ये किलोमीटर में होता है तो क्या हो जाता? वर्ग किलोमीटर हो जाता। तो ये निकल के आया हमारा वर्ग मीटर में। लेकिन अगर अब हम इसको किलोमीटर में बदलना चाहें, ये तो हमारा फिलहाल आंसर है, ये आंसर हो गया, ये आंसर सही भी है। लेकिन अगर कहते हैं इसको किलोमीटर में बदलिए, तो किलोमीटर में बदलने के लिए मतलब वर्ग किलोमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम यहाँ पे सिर्फ 1000 से भाग करने से काम नहीं चलेगा। अगर वर्ग ना लगा होता, सिर्फ मीटर होता, तब तो 1000 से भाग कर देते, हमारा किलोमीटर में बदल जाता। लेकिन यहाँ पे लगा है वर्ग, मतलब मीटर का वर्ग है। तो अगर मीटर के वर्ग को जब किलोमीटर में मतलब मीटर के वर्ग को जब किलोमीटर के वर्ग में बदला जाता है तो क्या हो जाता है कि किलो मतलब 1000 का होल स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। मतलब 625, वो 625 बता रहे हैं, 625 डबल जीरो, मतलब 62,500 को जब किलोमीटर में बदलना होगा तो 1000 गुणे 1000 से भाग करना होगा। ठीक है, तो अब करके देखते हैं। 3 जीरो है भैया, 3 यहाँ, 3 3 6 जीरो हो गए। इसका मतलब 6 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 1 2 3, मतलब टोटल 6 हो गए। तो 6 के बाद 1 2 3 4 5, अभी 5 हुए तो 6 चाहिए हमें, तो 1 जीरो इधर लगा दिया यहाँ पे दशमलव। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरो दस, जब दशमलव, अब इसके आगे हम जीरो, खाली दशमलव अच्छा नहीं लगता ना, तो 0.0625। पीछे वाले वो जो दशमलव के बाद में जो ये इधर वाले जो लास्ट में जीरो बचे, इनकी अब कोई वैल्यू ही नहीं बची। जब दशमलव ना लगा हो, जैसे संख्या 2 है, ठीक, अगर दशमलव नहीं लगा तो इसके पीछे वाले जीरो का महत्व होता है, इधर वाले जीरो का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव लगा है तो इधर वाले जीरो का ज्यादा महत्व होता है, लेकिन इधर वाले जीरो का तब कोई महत्व नहीं होता। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो ये हमारा अब ये जो निकल के आया, ये किसमें निकल के आया? वर्ग किलोमीटर। किसमें निकल के आया? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।